गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें छठा अध्याय जैव प्रक्रम, और उसमें अपन ने कल पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, मानव में पोषण अपन ने शुरू किया था। ठीक है, जिसमें अच्छे से इसकी कार्य प्रणाली चित्र के हिसाब से समझी थी अपन ने। ठीक है, फिर से एक बार आपके सामने ये चित्र है। ठीक है, उसको एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। देखिए, ये मुख गुहा होती है, दांत होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या दांत, लार ग्रंथियां होती है, फिर चबाते हैं इसको दांतों द्वारा, और लार ग्रंथियों द्वारा लार मिलाई जाती है, जिससे भोजन लोदीनुमा लसलसा हो जाता है और एक गोल का आकार ले लेता है। ठीक है, फिर बोल के रूप में वो कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में। ग्रसनी में क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, जो क्या करता है? ढक्कन का कार्य करता है। जब भोजन मुख गुहा से ग्रास नली में या इसोफेगस या ग्रसिका में जाना होता है, तब ये श्वास नली को ढक लेता है ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ ये ग्रास नली किसमें जुड़ती है? आमाशय में खुलती है, और आमाशय में जठर रस होता है। जठर रस में HCl होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे क्या होता है? अन्य एंजाइम आसानी से कार्य कर सके। ठीक है, फिर आगे ये छोटी आंत से सुदांत्र से जुड़ा हुआ होता है। ये छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, फिर आगे ये बृहदांत से जुड़ा हुआ होता है। ये बड़ी आंत होती है। आमाशय में सर्वाधिक पाचन होता है, सब एंजाइम आकर क्रिया करते हैं और भोजन के अवयवों को तोड़ते हैं। ठीक है, छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषित होता है। ठीक है, सुदांत में सर्वाधिक अवशोषण होता है। और उसके बाद आगे मलाशय पीछे बृहदांत में क्या होता है कि जो पानी बचा होता है अवशिष्ट पदार्थ में से, वो भी सोख लिया जाता है। आखिर में आके जो भी कचरा बचता है, अवशिष्ट पदार्थ बचता है, वो मलाशय में आ जाता है। और मलाशय जब पूरा बढ़ जाता है तो मांसपेशी संकुचन क्रिया द्वारा क्या होता है? उसको गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। हमने कल आमाशय तक लिख लिया था, आगे अपन चलते हैं। तो देखिए, हमने क्या लिखा था लास्ट में कि आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय से भोजन और सुदांत्र में प्रवेश करता है। ये प्रक्रिया ही चल रही है, अपन ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, मानव में पोषण, ये अपना टॉपिक था। ठीक है, इसमें जस्ट आगे लिखते रहते हैं अपन कि आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? सुदांत्र में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? सुदांत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, सुदांत्र के आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सुदांत्र क्या होता है? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, बहुत ज्यादा ये कुंडलित आधार आपस में लिपटा हुआ होता है। जैसे सांप की कुंडली होती है, वैसे ये कुंडली में आपस में गुथा हुआ होता है। अत्यधिक लिप्त कुंडलित होने के कारण यह कम स्थान में अवस्थित होता है, इसलिए इसको ज्यादा लंबा होने के कारण भी इसको क्या चाहिए होता है? ज्यादा स्थान नहीं चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ही गुथा हुआ होता है। ठीक है, सुदांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह बहुत कम स्थान में व्यवस्थित होता है। बहुत ही कम स्थान में क्या होता है? ये व्यवस्थित होता है, अवस्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए, जो शाकाहारी होते हैं जंतु, शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी सुदांत्र की आवश्यकता होती है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें तो सुदांत्र लंबा होता है, जबकि जो मांस पचाना सरल होता है, सेल्यूलोज को पचाना कठिन होता है, इसलिए लंबी सुदांत्र की ज्यादा टाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें ज्यादा देर तक रहता है, और ज्यादा देर तक रहने के लिए इसको ज्यादा लंबा होने की आवश्यकता होती है। इसीलिए सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों में क्या होता है? ये ज्यादा लंबा होता है, जबकि मांस का पाचन क्या होता है? सरल होता है, अतः मांसाहारी में छोटी सुदांत्र होती है। ठीक है, नोट बना के अपन इसको लिख लेते हैं। शाकाहारी जंतुओं में
सेल्यूलोज के पाचन के लिए सुदांत्र लंबा सुदांत्र होता है, जबकि मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए मांसाहारी में सुदांत्र क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए मांसाहारियों में सुदांत्र क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, देखिए सुदांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। जो सुदांत्र होता है वो पूर्ण पाचन का, पूरे पाचन का स्थल होता है। ठीक है, सुदांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। पूर्ण पाचन का क्या होता है, स्थल होता है। ठीक है, जो आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि HCl उसमें गिराया हुआ होता है और अम्लीय माध्यम किया हुआ होता है, तो आमाशय से जो भोजन आता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, इस अम्लीय भोजन होता है जिसे यकृत से, ऊपर यकृत ये पाया जाता है, यहाँ पे यकृत से आने वाला जो स्रावित पीतरस होता है वो उसको क्या करता है, वापस क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यकृत से जो पीतरस आता है वो क्या करता है, इस अम्लीय, आमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ठीक है, आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, इसलिए सुदांत्र में, इसलिए यकृत से स्रावित पीतरस भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। भोजन को क्या, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ठीक है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है। पीतरस क्या करता है, भोजन की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है। जो गोलिकाओं के रूप में भोजन आता है उसकी बड़ी जो गोलिकाएं होती है, बड़े बड़े आकार की, उसको छोटे छोटी गोलिकाओं में बदलता है, जिससे एंजाइम अपनी क्रिया आसानी से करता है। ठीक है, पीतरस भोजन की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलने का कार्य करता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता आसानी होती है, जिससे एंजाइम सरलता से क्रिया करता है। एंजाइम सरलता से क्रियाशीलता करता है या क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, देखो अग्नाशय से एक अग्नाशय रस भी आता है। देखो मान लो ये इधर है अपना यकृत, ठीक है, यकृत, और ये अग्नाशय। यकृत से तो पीत रस और अग्नाशय से क्या आता है, अग्नाशय रस आता है। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशय रस का श्रावण होता है,
जिससे प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम, प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम तथा एमएलसी-कृत वसा पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अग्नाशय में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज एंजाइम जो वसा को पचाता है। ठीक है, अग्नाशय रस स्रावित होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा वसा पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो भोजन का जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य कौन करता है, ट्रिप्सिन। एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। और वसा, भोजन के अंदर जो वसा होती है, चिकनाहट जो अपन लेते हैं तेल घी के रूप में, उसको पचाने का कार्य कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे सवालों में। ठीक है, देखो आंतरस जो आंतों से छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, आंतरस के एंजाइम प्रोटीन को क्या करते हैं, अमीनो अम्लों में, ठीक है, अमीनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, ग्लूकोज तथा वसा को किस में बदलते हैं, अपने वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलते हैं। जो आंतरस होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में, तथा जो वसा होती है उसको वसीय अम्ल, ठीक है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, आंत्ररस के एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को देखिए कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। सुधांत्र जो होता है, सुधांत्र के जो आंतरिक स्तर होता है, सुधांत्र ये छोटी आंत होता है, उसका जो आंतरिक सतह होती है, ठीक है, इस आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे जो प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं, जो दीर्घ रोम कहलाते हैं, उसमें अंगुली जैसे ये होता है। आंत की जो आंतरिक सतह उसमें कई सारे ऐसे अंगुली जैसे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। ठीक है, इन अंगुली जैसे प्रवर्धों को दीर्घ रोम कहा जाता है। ठीक है, आंत्र के आंतरिक स्तर में अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन, दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, उन्हें अपन दीर्घ रोम कहते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। दीर्घ रोम कहते हैं अपन इसको। ये दीर्घ रोम ही कार्य करते हैं भोजन के अवशोषण का।
ठीक है। ये दीर्घ रोम ही क्या कार्य करते हैं, हमारे भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं। छोटी आंत में सबसे ज्यादा दीर्घ रोम अवशोषण का कार्य। ऐसे के ऐसे क्या होते हैं दीर्घ रोम, बड़ी आंत में भी पाए जाते हैं, जो भोजन के अंदर से जो भी कचरा बचता है अवशोषण के बाद उसमें से जो जल होता है वो अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है। दीर्घ रोम क्या करते हैं, अवशोषण की सतह बढ़ा देते हैं। ठीक है। अवशोषण करने की जो सतह होती है उसको बढ़ा देते हैं, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिनसे भोजन का अवशोषण सरलता से हो जाता है। दीर्घ रोम का क्या कार्य है, तो दीर्घ रोम अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण सरलता से हो जाता है, जिससे भोजन का अवशोषण क्या हो जाता है, सरलता से, बहुत ही सरलता से हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अब ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पाचन भी हो गया, उसमें से अवशोषण भी हो गया। अब पीछे जो भी अपच पदार्थ होता है जिसको पचाया नहीं जा सकता, ठीक है, जिसमें हमारे काम की चीज अब नहीं बची है, तो बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घ रोम इससे जल का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जिससे जहां इससे किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, जहां इसका क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है। जहां इससे जल अवशोषित कर लिया जाता है और अन्य पदार्थ क्या होता है, मलाशय व गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है। बाकी जो पदार्थ, अब जल भी निकाल दे, पीछे हमारे काम का कुछ बचा ही नहीं है, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देते हैं अपन, मलाशय में भेज देते हैं और मलाशय से फिर गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। शेष बचा पदार्थ गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है। आगे जो पदार्थ होता है वो मलाशय से बाहर कहाँ चला जाता है, गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है। ये थी हमारे पाचन तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली। ठीक है। पाचन तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली। ठीक है। अब इसको पूरी कार्य प्रणाली को अगर अपन सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में अगर समझना चाहे, ठीक है, पूरी कार्य प्रणाली मैंने आपको पूरी लैंग्वेज में दिखा दी। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला अगर अपन कहें उसको, तो कुछ गलत बात नहीं होगी उसकी। ठीक है। तो देखिए, इसको अपन विधि ले लेते हैं। ये आपको लिखनी नहीं है ऐसे, ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए है। उससे इन शब्दों से, इन 20-25 शब्दों से आप क्या कर सकते हैं, पूरी 1.5 पेज की, ठीक है, यानी 200 लाइन 250 लाइन की अपन 500 शब्दों की आराम से अपन क्या कर सकते हैं, कार्य प्रणाली बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप भोजन, ठीक है, भोजन अपन ग्रहण करते हैं किससे, मुख द्वारा। मुख से आगे भोजन कहां जाता है, मुख गुहा में जाता है। ठीक है। मुख गुहा में अब क्या होता है, मुख गुहा में देखिए दांत होती है, लार होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। ये लार ग्रंथियां होती हैं। ये भोजन क्या करता है, इसको चबाता है, चबा के इसको क्या कर देता है, भोजन को
लसलसा, चिकना और लुगदी नुमा कर देता है। कैसा कर देता है? लुगदी नुमा कर देता है। ठीक है, ये भोजन को इस प्रकार से कर देता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर भोजन को आगे भेजा जाता है। ठीक है, आगे भोजन को कहाँ भेजा जाता है? यहाँ पर अब भोजन को लुसलसा लग्दुनुमा कर देते हैं। भोजन के जो बोल के रूप के आकार की छोटी छोटी गोलिकाएं बना देती है, और उन गोलिकाओं को कहते हैं अपन बोलस। क्या कहते हैं? तो आगे अपन को लिखना है कि आगे भोजन बोलस के रूप में कहाँ पहुंचता है? आगे भोजन बोलस के रूप में ग्रसनी में पहुंचता है। ठीक है, ग्रसनी में क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस पाया जाता है। ठीक है, ये एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस क्या करता है? घाटी ढक्कन, ये ढक्कन का कार्य करता है। तो भोजन जो मुख गुहा से आए वो ग्रास नली में ही जाए, श्वास नली में ना जाए, इसलिए क्या करे? श्वास नली को ढक देता है। ठीक है, फिर ग्रसनी से आगे पहुंचता है ये ग्रास नली, या जिसे अपन कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं? ग्रसिका। इस ग्रास नली ग्रसिका से क्या होता है? दोनों से होता यह है कि इसमें, ठीक है, इसमें जो सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले होते हैं, और गति कौन सी होती है? भोजन की क्रमाकुंचन गति होती है, क्रमाकुंचन गति करता है। ठीक है, जैसे ये बोलस है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पिचकता है, भोजन आगे सरकता है, फिर पीछे से नली पिचकती है, भोजन आगे सरकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे आगे पहुंचता है ये आमाशय में। आगे ये कहां पहुंचता है? आमाशय में। अब आमाशय में पहुंच गया तो आमाशय में भोजन में क्या मिलता है? जठर रस, जठर रस मिलता है। जठर रस मिलता है। ठीक है, और जठर रस में क्या होता है? HCl और एंजाइम होते हैं। ठीक है, HCl और क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। यहां भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? HCl के द्वारा। ठीक है, जिसे एंजाइम आसानी से क्रिया करते हैं, और यहां भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे आमाशय से भोजन जाता है कहां? सुदांत्र में। ठीक है, सुदांत्र में क्या होता है? छोटी आंत होती है, इसमें प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है कि ये चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, प्रवर्ध क्या करते हैं? अवशोषण की सतह बढ़ा देते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण क्या हो जाता है? सरलता से हो जाता है। ठीक है, बाकी आगे देखिए आप, और अपन क्या कर सकते हैं? आगे देखिए, सुदांत्र से भोजन कहां जाता है? बृहदांत्र में जाता है। बृहदांत्र में जाता है, जैसे जैसे तीर चल रहा है उसी तरफ ये भोजन आगे बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो बृहदांत्र में जाता है। बृहदांत्र में देखिए पाचन होता है जल का। ठीक है, जल का पाचन होता है। ठीक है, बृहदांत्र से पीछे जो भी बचता है वो मलाशय, मलाशय से आगे जाता है वो गुदा में, और गुदा द्वारा क्या हो जाता है? उसका उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, यहाँ आता है अपशिष्ट, जो भी कचरा होता है वो यहाँ आ जाता है। तो ये एक छोटी सी अपन कह सकते हैं कार्य प्रणाली है। ठीक है, इसको अपन मुंह से बोल भी लेते हैं, जैसे इसको देखें, मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, फिर उसको आगे मुख गुहा में भेजा जाता है, दांतों द्वारा क्या होता है? इसको चबाया जाता है अच्छे से, तथा लार ग्रंथियों द्वारा लार मिक्स की जाती है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? लसलसा, चिकना, लूदीनुमा हो जाता है, और छोटी छोटी बोल के आकार ले लेता है, बोल का आकार ले लेता है, इसलिए भोजन को बोलस कहा जाता है। ठीक है, ये बोलस के रूप में भोजन आगे ग्रसनी में जाता है, जहाँ एपिग्लोटिस होता है। जो एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को ग्रास नली में, ग्रास नली के अलावा श्वास नली में ना चला जाए, इसलिए वो श्वास नली को क्या करता है? एपिग्लोटिस घाटी ढक लेता है, जिससे भोजन ग्रसनी से कहाँ जाए? सीधा का सीधा ग्रास नली या ग्रसिका में जाए, इसोफेगस इसे इंग्लिश में कहते हैं। ग्रसिका में देखिए सी आकार के छल्ले होते हैं, जो क्या करते हैं? इस ग्रास नली को, ग्रसिका को पिचकने नहीं देते हैं। इसमें भोजन क्रमाकुंचन गति करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है,
क्रमाकुंचन गति करता हुआ आगे भोजन भोजस के रूप में कहाँ आता है? आमाशय में आता है। आमाशय में भोजन पर क्या होता है? जठर रस छोड़ा जाता है। ठीक है, इस जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे भोजन आने वाले एंजाइम आसानी से क्रिया करते हैं। आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? सुधांत्र में। ठीक है, सुधांत्र में क्या होता है? सुधांत्र में एक चीज छोड़ी जाती है, वो भी अपन देख लेते हैं, वो होता है पीत रस। पीत रस, ये जठर रस का जो हाइड्रोक्लोरिक मिलाने से जो अम्लीय माध्यम हुआ था सुधांत्र में, क्या करते हैं? पीत रस उसको क्षारीय बनाता है। ठीक है, यहाँ भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, सुधांत्र भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, आगे देखिए, सुधांत्र से आगे भोजन बृहदांत्र में पहुंचता है। ठीक है, इसमें प्रवर्त होते हैं सुधांत्र में, जो क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण की सतह बढ़ाते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण सरलता से हो जाता है। बृहदांत्र जल का अवशोषण करता है, पीछे अपचा अवशिष्ट पदार्थ, बिना पचा हुआ पदार्थ भोजन जो होता है वो मलाशय में, और मलाशय से गुदा द्वारा क्या भेज दिया जाता है? बाहर त्याग दिया जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, शॉर्ट तरीका भी है और आपको पूरी पहले ही दिखा चुका हूं मैं, तो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो यहाँ हमारा जो जैव प्रक्रम में मानव का पहला जो चीज होती है वो पूरी होती है। ठीक है, पहली जो चीज है, पहला जो तंत्र अपन कह सकते हैं तंत्र था पाचन तंत्र, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए दांत, हम देखते हैं हमारे दांत सड़ जाते हैं। ठीक है, वो सड़ने का कारण क्या है वो भी अपन अच्छे से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सड़ने का कारण क्या होता है इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जिसे अपन दंत सरण, आपके बुक में छोटा सा टॉपिक है एक बॉक्स में। ठीक है, वो देख लेते हैं दंत सरण। ठीक है, दंत सरण में क्या होता है? ये क्या होता है? ये इनेमल ठीक है, और डेंटिन, हमारे दांतों पर सबसे कठोर परत होती है मनुष्य की, सबसे कठोर परत, ठीक है, जैसे कह सकते हैं वो इनेमल होती है दांतों पर, और उसके नीचे होती है डेंटिन। ठीक है, तो यह इनेमल व डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। सर, इसे अपन दंत सरण को किसे कहते हैं? तो हमारे दांतों की जो इनेमल और जो डेंटिन की परत का धीरे धीरे जो मृदुकरण होता है, सड़ना होता है, उसे अपन दंत सरण कहते हैं। ठीक है, तो दांतों की इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण, धीरे धीरे मृदुकरण होता है। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इसे दंत सरण कहते हैं, इसे अपन दंत सरण कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है? ठीक है, यह जीवाणु द्वारा जो शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाने से प्रारंभ होता है। हम जो भोजन खाते हैं, ठीक है, रात को बिना उसको साफ किए सो जाते हैं, मंजन नहीं करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, तो भोजन हमारे दांतों में अटक जाता है। ठीक है, तो अब भोजन जब हमारे दांतों में अटका हुआ होता है तो इसमें कई सारे जो जीवाणु होते हैं मुंह के अंदर, वो इस भोजन से क्रिया करके क्या करते हैं? जो भोजन के अंदर की जो शर्करा होती है, उस शर्करा से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, खट्टा पदार्थ बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ठीक है, इससे प्रारंभ होती है। यह जीवाणु द्वारा शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाने से प्रारंभ होती है। यह जीवाणु द्वारा शर्करा से क्रिया करके अम्ल बनाने से प्रारंभ
ये जीवाणु द्वारा क्या होती है, शर्करा से अम्ल बनाने से प्रारंभ होती है। अनेक जीवाणु जो होते हैं कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर क्या कर लेते हैं, दांतों पर चिपक जाते हैं तथा दंत प्लांक बना लेते हैं। दंत प्लांक बना लेते हैं, ये प्लांक दांतों को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ये अपनी एक परत बना लेते हैं। अनेक जीवाणु जो होते हैं वो खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, चिपक कर दंत प्लांक बना लेते हैं। अनेक जीवाणु खाद्य कणों से मिलकर दंत प्लांक खाद्य कणों से मिलकर दांतों पर चिपक मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना लेते हैं। दंत प्लांक बना लेते हैं, यह प्लांक दांत को क्या कर देते हैं, ढक लेते हैं। यह प्लांक दांत को ढक लेते हैं, ठीक है। ये प्लांक दांत को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमारा जो पाचन तंत्र का जो छोटी चीज थी वो भी कंप्लीट हो गई। पूरा पाचन तंत्र हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाली क्लास में अपन श्वसन तंत्र की क्रिया करेंगे, पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र मानव में किस प्रकार का होता है वो भी देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और अच्छे से उसकी कार्य प्रणाली कैसे कार्य करता है वो भी देखेंगे। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जिसका उत्तर मैं कल दूंगा और आपको ढूंढना है मानव का जो श्वसन तंत्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव का श्वसन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आप मुझे अभी अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दे, नहीं तो कल के वीडियो में है जब अपनी क्लास शुरू हो तब आप मुझे बता सकते हैं उसका आंसर। मैं आते ही आपको पूछूंगा, अगर भूल भी जाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, ठीक है। वरना चर्चा तो उस चीज पे होगी ही होगी, चर्चा तो उस चीज पे होगी ही होगी कल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी आज अपने पाचन तंत्र पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।